हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग और आज की पर्टिकुलर क्लास में हम आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा लेंदी इलस्ट्रेशन है, काफ़ी एडजस्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा पढ़ा सभी इसके अंदर अप्लाई होने वाला है। भले ही वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक बार में ना होकर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो स्कैटर्ड लग रहा हो, इनफ्लोज बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं होंगे और उनकी कैलकुलेशन में काफ़ी एडजस्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 4, टेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग कंपनी, बात ध्यान रखिएगा ये एग्जिस्टिंग कंपनी है, इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉकेट वीडियो गेम्स। एक नया प्रोजेक्ट कर रही है और पॉकेट वीडियो गेम्स बनाएगी, ये बहुत अच्छी बात है, बनाओ भाई। इन्वॉल्विंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 600 लैक्स, 600 लाख रुपए लगेंगे, पूरा एक्सपेंडिचर लगेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। एंड वर्किंग कैपिटल ऑफ 150 लाख, 150 लाख की वर्किंग कैपिटल भी लगेगी, ये भी बता रखा है। आगे पढ़ते हैं और क्या लगेगा। The capacity of the plant is for an annual production of 12 lakh unit। जो प्लांट जो हम लगा रहे हैं ये वीडियो गेम बनाने वाला, इसकी एनुअल कैपेसिटी जो है वो 12 लाख यूनिट्स की है। मतलब ये प्लांट मैक्सिमम 12 लाख यूनिट्स बना सकता है, दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द 6 ईयर वर्किंग लाइफ। तो अभी तक हमें पता चला है कि 600 लाख का तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल लगेगी 150 लाख की, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 12 लाख यूनिट्स की है और 6 साल की लाइफ है। और इस पूरे 6 इयर्स की वर्किंग लाइफ में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। देखिए, जरूरी नहीं कि हर ईयर ऑफ बिजनेस में हम मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करें। मार्केट के अंदर जितनी डिमांड होगी, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हम उसी कैपेसिटी पे काम करेंगे और उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो सेम नहीं है हर साल का। ईयर 1 में 33 1/3%, दैट इज 33.33। देन सेकेंड ईयर में 66 2/3, दैट इज 66.66%। फिर ईयर 3 में 90% है, और फिर 4 से लेकर 6 तक यानी 4 5 6 तीनों ही ईयर्स में 100% कैपेसिटी में हम काम करेंगे, क्योंकि तब तक शायद हमारा प्रोडक्ट अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाएगा और मार्केट के अंदर हमारी अच्छी डिमांड क्रिएट हो जाएगी। The average price per unit of the product is expected to be rupees 200। जो हम वीडियो गेम बनाएंगे पॉकेट वीडियो गेम, वो 200 रुपए का है मात्र। तो एक्सपेक्टेड है 200 की। नेटिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 40%, तो 200 रुपए की सेल्स प्राइस है, इस पे 40% का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो यानी 80 पर यूनिट, 80 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है। तो मैं सीधा कंट्रीब्यूशन से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे सीधा कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रखा है 40% का, तो मैं सेल्स पे ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन लगाऊंगा तो मुझे सीधा मेरा कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। फिर उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कंट्रीब्यूशन इन अमाउंट भी पता चल जाएगा। Annual fixed costs, excluding depreciation, are estimated to be 480 lakhs per annum from third year onwards। तीसरे साल से जो एनुअल फिक्स कॉस्ट होगी वो 480 लाख है। फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इट वुड बी 240 लाख एंड 360 लाख रेस्पेक्टिवली। फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड होती है, ये बात बिल्कुल सही है, बट जब ग्रोइंग बिजनेस है तो उसका स्केल ही अभी अच्छे से स्टैब्लिश नहीं हुआ, तो उन दिनों शुरुआत के कुछ सालों में फिक्स कॉस्ट थोड़ी कम भी लग सकती है इन प्रपोर्शन टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन दैट यू आर एक्चुअली ऑपरेटिंग एट। तो ईयर 1 में जो हमारा फिक्स कॉस्ट रहेगा वो 240 लाख रहेगा, फिर ईयर 2 में 360 लाख रहेगा और थर्ड ईयर से 480 लाख हो जाएगा। द एवरेज रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, एवरेज रेट बोली इसने, है ना, इन्वेस्टमेंट कभी भी कैसे भी हो रहा आपको एवरेज रेट माननी है। फॉर टैक्स पर्पजेज इज 33 1/3% ऑन कैपिटल एसेट। तो 33 1/3% का हमें डेप्रीसिएशन लगाना है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। नो अदर टैक्स रिलीफ्स आर एंटिसिपेटेड, कोई और टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगी ऑफ एनी सॉर्ट व्हाटसोएवर। आप इस लाइन को बड़ा गंभीरता से लेना, ये क्रूशियल लाइन है, क्योंकि हम अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे रास्ते में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिनका हम टैक्स बेनिफिट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में ले लेते,
बट क्योंकि यहाँ लिखा है कि डेप्रीसिएशन के अलावा कोई और टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा, तो मैं उन चीजों को इग्नोर करूंगा या कुछ और डायरेक्शन में अजम्पशन ले लूंगा। दो हिंट्स हैं उसके प्रति, जब आता है तब मैं उसे एड्रेस करता हूँ। द रेट ऑफ इनकम टैक्स में बी टेकन एट 50%, 50% का इनकम टैक्स रेट है, ये भी हमें बता दिया। तो अभी तक हमें सेलिंग प्राइस पता चली है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता चला है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स की फिक्स कॉस्ट पता चली है, डिप्रिसिएशन की रेट पता चली है और इनकम टैक्स की रेट पता चली है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 लाख वुड बी रिक्वायर्ड। थर्ड ईयर के एंड में यानी ईयर 3 में, बिगनिंग बोला होता है ईयर 3 का तो मैं 2 में लिखता, थर्ड ईयर का एंड है तो थर्ड ईयर के अंदर 100 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट, 100 लैक्स का एडिशनल इन्वेस्टमेंट और चाहिएगा। तो एक आउटफ्लो तो ईयर 0 में हो जाएगा, पर साथ ही एक आउटफ्लो और होगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिएगा 100 लाख का, एंड दैट इज टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के रिलेशन में हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट कभी भी हो रही हो, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तब वर्किंग कैपिटल का पूरा इनफ्लो मिल जाता है हमें वापस। तो ये 100 लाख का प्लस जो 150 लाख का ईयर 0 में लग रहा है और 100 लाख का जो थर्ड ईयर में लग रहा है, ये पूरा आउटफ्लो जो है ये लास्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट मींस 6th ईयर में पूरा इनफ्लो बन के हमें मिल जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल के टुवर्ड्स है। ये बात भी हमने नोट कर लिया अभी। The company, without taking into account the effects of financial leverage, has targeted for a rate of return of 15%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है। ये फाइनेंशियल लेवरेज के बिना कर रहे हैं तो इक्विटी फाइनेंसिंग कर रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बेसिकली ये। You are required to indicate whether the proposal is viable, giving your working notes and analysis. आपको बताना है कि प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं। तो हमें जो जानकारी दी है उसमें हमें सबसे बढ़िया हथियार लग रहा है जो, वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना। तो वो निकाल लेंगे, देखेंगे कि भैया प्रोजेक्ट वर्थ वाइल है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो और पढ़ते हैं। टर्मिनल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में बी टेकन एट 10%। जो हमारा ये 600 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसकी टर्मिनल वैल्यू यानी सैल्वेज वैल्यू 10% पे आएगी, यानी 60 लाख रुपए का हमें टर्मिनल वैल्यू भी मिल जाएगा। एंड फॉर करंट एसेट्स एट 100%, करंट एसेट से इनका मतलब है जो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट हो रहा है वो 100% रियलाइज हो जाएगा। मैंने बताया था आपको एक बार ऐसे ही कैजुअली लाइन बोलते हुए कि कुछ सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल का भी 100% रियलाइजेशन ना हो, पर अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन वाला स्पेसिफिकली बताएगा। अभी उसने कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया, रादर उसने स्पेसिफिकली ये बोला कि 100% रियलाइज होगा, तो मैं 100% वर्किंग कैपिटल का 6th ईयर में इनफ्लो मान लूंगा। और 6th ईयर में टर्मिनल वैल्यू जो है हमारे एसेट की उसके सैल्वेज का इनफ्लो में मान लूंगा 10%, 600 लाख का 60%। कैलकुलेशन में बी राउंडेड ऑफ टू लैक्स ऑफ रुपीज, राउंड ऑफ कर सकते हैं आप कैलकुलेशन को, लाख में लेकर चल सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ योर कैलकुलेशन द रीसेंट अमेंडमेंट्स टू टैक्स लॉज विद रिगार्ड टू बैलेंसिंग चार्ज में बी इग्नोर्ड। बैलेंसिंग चार्ज का जो रीसेंट अमेंडमेंट है उसको आपको इग्नोर कर देना है। टैक्स रेट जो हमें बोली है डेप्रीसिएशन की, और टैक्स रेट जो दी है 50% की और डेप्रीसिएशन की जो रेट दी है 33 1/3% की, एक बात यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो डेप्रीसिएशन नॉर्मली अलाउ होता है वो WDV बेसिस पे ही होता है। तो यहाँ पर वैसे क्वेश्चन में मेंशन करके बताना चाहिए था पर नहीं बताया है, बट जो सोल्यूशन है उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर इसको WDV मेथड पे डेप्रीसिएशन लिया है। तो सो हम भी WDV मेथड पे ही डेप्रिसिएशन करेंगे टू हैव आंसर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द मॉड्यूल्स आंसर एंड आल्सो टू अंडरस्टैंड आवर कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली। तो डेप्रिसिएशन जो है 33 1/3% की रेट पर तो मैं लूंगा, पर मैं WDV मेथड अप्लाई करूंगा। राइट, क्वेश्चन की काफी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी समझी। सारी इंफॉर्मेशन, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप रिटेन करके रख चुके हैं अभी तक वो बहुत ही अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज का पता करना है। मैं एक टेबल बना देता हूँ, उसके अंदर मैं आउटफ्लोज से रिलेटेड या जो एनुअल कैश फ्लो नहीं हो रहे, रैंडमली कहीं हो रहे, उनसे रिलेटेड एक टेबल बना लेता हूँ, उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कर लूंगा। एनुअल कैश फ्लोज के लिए एक अलग टेबल बना लूंगा, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कर लूंगा, फिर इनका नेट इफेक्ट लेके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, कंप्यूटेशन ऑफ
present value of cash flows which are not annual, जो हर साल नहीं होंगे, किसी एक स्पेसिफिक ईयर में होंगे, राइट। देखिएगा आप, इसकी टेबल बना रहा हूं मैं। ईयर 0 आउटफ्लोज के केसेस में सबसे क्रूशियल ईयर होता है। 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 ईयर्स की लाइफ है। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 600 लाख का है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। 1 में कुछ नहीं होगा, 2 में कुछ नहीं होगा, 3 में, 4 में, 5 में भी कुछ नहीं होगा, बट ईयर 6 के अंदर 60 लाख रुपीस मिल जाएंगे, 10% मिल जाएगा, क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है ना। क्वेश्चन में देयर इज अ लाइन दैट सेज दैट टर्मिनल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, इधर लिखा हुआ है टर्मिनल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट मे बी टेकन एट 10%, और करंट एसेट्स के लिए यानी वर्किंग कैपिटल के लिए 100% है। तो चलिए अब वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट दिखा देते हैं। वर्किंग कैपिटल जो एकदम प्रोजेक्ट स्टार्ट होते ही लगेगी, वो लगेगी 150 लाख रुपीस की, तो वो तो ईयर 0 में लिख देता हूं मैं। अब उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन में आगे एक और लाइन में कहा हुआ है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिएगा 100 लाख का फॉर वर्किंग कैपिटल, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो इसका मतलब मुझे और वो लगेगा मुझे एंड ऑफ थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में मैं 100 लाख और लिख देता हूँ। ये आउटफ्लोज हैं, है ना, ये आउटफ्लोज हैं। तो इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, इसको भी ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, इसको भी ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, पर जो 60 लाख है उसको ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, वो इनफ्लो है, सैल्वेज वैल्यू है। अब ये वर्किंग कैपिटल 100 लाख और 150 लाख दोनों की कुल मिला के 250 लाख ईयर 6 में इनफ्लो हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल है टर्मिनल ईयर में, और क्वेश्चन में कहा भी 100% इनफ्लो हो जाएगा, ठीक बात है। और कोई ऐसा कैश फ्लो जो एनुअली नहीं हो रहा हो, आप क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लोर करके और थॉट दे दीजिए। रादर चाहें तो अभी वीडियो को पॉज करके आराम से 5-10 मिनट का थॉट दे दीजिए। यस नहीं हो रहा है बिल्कुल। पर एक चीज जो है वो हमें नोटिस करनी है, वो ये कि जो हमारा एसेट है ये 600 लाख रुपीस का, ये डिप्रीशिएट होगा 33 1/3% के डिप्रीसिएशन की रेट से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम WDV रेट ऑफ डिप्रीसिएशन से इसको डिप्रीशिएट करेंगे। 6 इयर्स में डिप्रीशिएट होके इसकी कोई बुक वैल्यू आ रही होगी, और एक्चुअल सैल्वेज वैल्यू 6 इयर्स की लाइफ के एंड में 60 लाख आ रही है। तो हो सकता है कि तब कोई कैपिटल गेन हो रहा हो, राइट, हो सकता है कि तब कोई कैपिटल गेन हो रहा हो। तो उस कैपिटल गेन पर हमें कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है, तो उसकी कैलकुलेशन भी मुझे करनी पड़ेगी। बट वो कैलकुलेशन मैं तब कर पाऊंगा जब मुझे पता होगा कि मेरे एसेट की बुक वैल्यू क्या है एट द एंड ऑफ 6th ईयर। उसके लिए मुझे 6 साल का डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर कंप्यूट कर रहा हूं डेप्रीसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। मुझे हर साल का डेप्रीसिएशन वैसे भी चाहिएगा मेरे एनुअल कैश फ्लोज निकालने के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन मशीन एट द रेट 33। इन्होंने कहा है कि द एवरेज रेट ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर टैक्स परसेंट इज 33 1/3, दैट इज 33.33% ऑन WDV basis. I'm writing all the years, year 1 2 3 4 5 and 6. चलिए लेट्स कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन ऑन द कैलकुलेटर। 600 लाख का फर्स्ट है, मेरे को लाख में राउंडिंग ऑफ करने को बोला है, तो मैं अगर इसको फुल फिगर्स में चलूंगा तो मेरा आंसर प्रिसाइज कम रहेगा, इसलिए मैं लैक्स की राउंडिंग ऑफ लेके ही चल रहा हूँ। 600 लाख, इस पे फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन 33.33333%, दैट इज 200। मैं फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन मेंशन कर रहा हूँ, माइनस इक्वल टू मेरी माइनस इक्वल टू करना है, मतलब 600 में से डेप्रीसिएशन सबट्रैक्ट किया, तो अब मेरी WDV आ गई सेकेंड ईयर के बिगनिंग में। अब सेकेंड ईयर के बिगनिंग में इस पे वापस डेप्रीसिएशन की रेट लगाऊंगा इनटू 33
0.33333%। तो सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन आ जाएगा 133.33 माइनस इक्वल टू 266। अच्छा मैं राउंडिंग कर सकता हूँ लैक्स में, तो ये 133 पे छोड़ दिया मैंने। इसके बाद 266.66 आ रहा है, तो 260 नहीं, दैट इज दी नॉट द डेप्रीसिएशन, दैट इज दी WDV। 600 पर 33.3333% फर्स्ट ईयर का 200 लाख माइनस इक्वल टू इंटू 33.3333%, दैट इज 133 माइनस इक्वल टू 266। अब इस 266 पर मैं वापस रेट लगा दूंगा इंटू 33.33333%, दैट इज 88.88। तो मैं इसको 89 कर रहा हूँ, राउंडिंग कर रहा हूँ लाख रुपए की, माइनस इक्वल टू इंटू 33.33%, तो 59.25, आई एम राइटिंग इट एज 59 माइनस इक्वल टू इंटू 33.33 द रेट परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 39.50। आई डोंट नो विच वे टू गो, आई एम गोइंग टूवर्ड्स 40। 39.51 हो रहा है, इसलिए वो फर्दर राउंडिंग करूँ तो माइनस इक्वल टू इंटू 33.33%, तो लास्ट ईयर का आ रहा है 26। These are the depreciation of 6 years on the basis of WDV basis, at the rate of 33.33% and on the capital investment of 600 lakh rupees। Working capital depreciate नहीं होती है। अब मुझे पता करना है इनसे written down value of initial investment सिक्स्थ ईयर में वो कितनी है, क्योंकि उससे मुझे कैपिटल गेन निकालना है। तो ये रहे मेरे 6 साल के डेप्रीसिएशन। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता जाता, या तो टोटल करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, या लास्ट ईयर में माइनस इक्वल टू करके आप ध्यान रख लीजिए, तो भी आपको पता चल जाएगा कि सिक्स्थ ईयर में WDV कितनी आ रही है। तो आई एम कैलकुलेटिंग द WDV ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट फॉर द सिक्स्थ ईयर, और उसमें से मैं सेल्स प्रोसीड माइनस करूंगा, माइनस सेल्स प्रोसीड। वो मुझे पता है सेल्स प्रोसीड आ रही है 10% की, क्वेश्चन में बोला हुआ है टर्मिनल वैल्यू, तो 600 लाख की 10% आएगी। वो क्वेश्चन में मेंशन्ड है इधर नीचे, ये लाइन मैंने रेड करी हुई नीचे, 10% है टर्मिनल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट। तो अब बुक वैल्यू कितनी है उसकी वो पता कर लेते हैं, ताकि हमें कैपिटल गेन का आइडिया लग जाएगा। टोटल डेप्रीसिएशन है 547 का, माइनस 600 करते हैं, तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारा 600 लाख का, उसकी दोस्तों बुक वैल्यू है सिक्स्थ ईयर में 53 की, और ये 60 में बिक रहा है, यानी कैपिटल गेन हो रहा है। इन कैपिटल गेन हो रहा है 7 लाख रुपीस का। इस पे टैक्स लग जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स। इज देयर अ स्पेसिफिक रेट गिवन फॉर कैपिटल गेन टैक्स और एनीथिंग? नो, है ना। और ये डेप्रीशिएबल एसेट है, तो ये STCG की तरह ट्रीट होगा, तो इस पे जो टैक्स लगेगा, और हमको वो जो अजम्पशन है कि रीसेंट बैलेंसिंग चार्ज वगैरह, वो हमें वैसे भी इग्नोर करना है, ठीक है ना। और वो वैसे भी इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं पूछा जाएगा। अब जो 7 लाख का कैपिटल गेन हो रहा है हमें, उस पे नॉर्मल टैक्स रेट से ही टैक्स लग जाएगा, तो 7 लाख के कैपिटल गेन पे 3.5 लाख रुपीस का 50% का कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, राइट। तो ये 3.5 लाख का आउटफ्लो हो जाएगा, जो मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, या आप ऐसा कह दीजिए नॉन एनुअल कैश फ्लोस की टेबल बना रहा हूं, उसके अंदर जो लास्ट में मेरा 60 का इनफ्लो मैंने माना है, उस 60 के इनफ्लो के होने की वजह से 7 लाख का कैपिटल गेन आ जाएगा, और उस कैपिटल गेन पर दोस्तों 3.5 लाख का कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कैपिटल गेन टैक्स के नाम का ईयर सिक्स्थ में एक आउटफ्लो कंसिडर कर रहा हूं, वो है 3.5 लाख का। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे? 3.5 लाख का मैंने आउटफ्लो कंसिडर कर लिया।
अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसको नेट कर लेता हूं और कोई भी नॉन एनुअल कैश फ्लो नहीं है, इसको मैं नेट कर लेता हूं। दिस इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओनली। इसमें ऑल्सो इनफ्लोज मैंने कंसिडर किए हैं, बट वो इनफ्लोज इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हो रहे हैं, वर्किंग कैपिटल की वजह से या 600 लाख की वजह से। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम टेक्निकली ले सकते हैं समराइज्ड और एन एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और इनफ्लो के लिए मुझे अलग से टेबल बनानी है, वो मैं अभी नीचे बनाऊंगा प्रोडक्शन कैपेसिटी पे यूनिट्स लेकर। तो इसको पहले नेट कर लेता हूं, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लूंगा, तो हमारा आउटफ्लो से रिलेटेड काम खत्म हो जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 750 का ईयर 1 में हो रहा है, फिर ईयर 3 में एक और इन्वेस्टमेंट चाहिएगा 100 लाख रुपीस का। इसको ब्रैकेट में ही लिखता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेटर पे कमांड देते वक्त पता रहे। फिर जो 6th ईयर है उसके अंदर 60 का सैल्वेज वैल्यू मिल रहा है, 250 की वर्किंग कैपिटल रिकवर हो जाएगी, बट 3.5 लाख रुपीस का जो है कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो 6th ईयर में जो नेट इनफ्लो हो रहा है वो हो रहा है 306.50 का। I hope you must have understood this particular table. Now what I am doing my dear friends is taking the present value of this table, क्योंकि इसमें ईयर 3 में भी आउटफ्लो है, ईयर 6 में इनफ्लो है, ईयर 0 में भी है, तो मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेकर इधर लिख दूंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडजस्टेड कैश आउटफ्लो आई एम कॉलिंग इट, क्योंकि टेक्निकली आउटफ्लो नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने सैल्वेज वैल्यू का इनफ्लो, वर्किंग कैपिटल का इनफ्लो भी लिया है, इसलिए मैं एडजस्टेड वर्ड यूज कर रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता कोई अप्रोच, दिस इज नॉट अकाउंट्स कि हमें एक स्पेसिफिक तरीके से ही चलना है। किसी भी तरीके से आप कैश फ्लोज को ले सकते हैं, आप इनफ्लोज और आउटफ्लोज की एक टेबल भी बना सकते हैं, बट इसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है अगर वो मैं करता तो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू, जो भी फिगर आएगा मैं उसे यहाँ लिख दूंगा, पर कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूं कि कैश फ्लोज हैं कैसे। तो देखिएगा 750 जो है मेरे दोस्तों वो तो जीरो पे है, तो 750 को तो सीधा m माइनस कर दीजिए। उसके बाद 100 है, 100 थर्ड ईयर में हो रहा है। जो डिस्काउंटिंग रेट हमें फॉलो करनी है क्वेश्चन के अंदर वो है 15% की, ये रही, है ना। तो 100 डिवाइडेड बाय 1.15, राइट। और ये थर्ड ईयर में, तो मैं कितनी बार इक्वल टू दबाऊंगा, 3 बार इक्वल टू दबाऊंगा, 1 2 एंड 3, दबा दिया। अब ये जो आ रहा है ये भी आउटफ्लो है, तो इसको भी मैं m माइनस कर रहा हूँ। मैं 750 को पहले m माइनस कर चुका हूँ, और मैंने अभी थर्ड ईयर में 100 के वर्किंग कैपिटल के इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू को भी मेमोरी में m माइनस कर दिया। अब मुझे करना है 306.5 को, तो मैंने कैलकुलेटर पे 306.5 डाला, ये 6th ईयर में है, तो अब मैं 6 बार इक्वल टू दबा दूंगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई मेरे कैलकुलेटर पे। ये इनफ्लो है, ये पॉजिटिव में है, तो मैं इसको m प्लस कर दूंगा और mrc दबा दूंगा, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज आ जाएगी, या फिर कहूँ एडजस्टेड कैश आउटफ्लोज आ जाएगी, जो आ रही है 683.24। तो मैं इसको 683 लिख रहा हूँ राउंड ऑफ करके, 683। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडजस्टेड कैश आउटफ्लोज है। अब देखते हैं इनफ्लोज इतना दम रखते हैं क्या कि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कवर कर ले। मैंने क्या किया फिर बता देता हूँ। मैंने 750 को m माइनस किया, मैंने 100 डिवाइडेड बाय 1.12 किया, 3 बार इक्वल टू दबाया, 1 2 3, जो फिगर आया उसको भी m माइनस किया, फिर 306.5 कैलकुलेटर पे टाइप किया, मैंने 6 बार इक्वल टू दबाया, 1 2 3 4 5 6। ये पॉजिटिव था इसलिए इसको m प्लस किया, ये इनफ्लो है बेसिकली नेट इनफ्लो, mrc कर दिया तो 6। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 306.5 का प्रेजेंट वैल्यू वगैरह सब लेने के बाद 683 की आ रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। नाउ व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट इज, हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था हमारा कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज विच आर नॉट एनुअल, अब मैं कर रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लोज। ध्यान दीजिएगा, ईयर 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले ऊपर लिख देता हूं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है
मैं 4 से 6 का चाहता तो एक क्लब ईयर भी ले सकता था, बट कुछ एक कैश फ्लोज ऊंचे नीचे ना हो जाएं, और एक छोटा सा चंक है, इसलिए मैं 4 से 6 को एक चंक में नहीं ले रहा हूँ। चाहता तो मैं ले सकता था, बाकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाती, 4 to 6 की एन्यूटी निकल जाती, बट इससे कुछ खासा फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर, कुछ बहुत ही ज्यादा एडवांटेज नहीं रहेगी, और अगर कहीं मिस्टेक होगी तो रादर डिसएडवांटेज हो जाएगी। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 33.33, 66.66 एंड 90%। 33.33%, 66.66%, 90%, और उसके बाद वाले सालों में 100% हो रहा है। तो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया। यहां मैं लिख देता हूं यूनिट्स, कितनी यूनिट्स बनेंगी। तो 100% कैपेसिटी जो है हमारी वो है 12 लाख यूनिट्स की। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस पे ये परसेंटेज लगा देना है। तो 12 लाख इंटू 33.33333 परसेंटेज। सो ईयर 4 में जो यूनिट्स आ रही हैं वो आ रही हैं 4 लाख, मैं लैक्स में लिख रहा हूँ। 12 इंटू 66.66666%। ईयर 2 में 8 लाख यूनिट्स आ रही हैं। ईयर 3 में 10.8 लाख यूनिट्स आ रही हैं, और फिर उसके बाद 12 लाख यूनिट्स। ये हमारी यूनिट्स हो गई। हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो है, ऊपर दे रखा था, आई बिलीव दैट इज 40%। हमें क्वेश्चन में दे रखी है ये बात। कंट्रीब्यूशन जो है वो 40 पर यूनिट है। 200 की सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बेसिकली हो जाएगा 200 का 40%, दैट इज 80, है ना। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो है 80 है। तो अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट लाइन में सीधा कंट्रीब्यूशन लिख देता हूं। यूनिट्स को सीधा कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेल्स निकाल के, वेरिएबल कॉस्ट निकाल, आई डोंट नीड टू डू इट, है ना। तो आई एम डूइंग दिस ओनली, आई एम राइटिंग स्ट्रेट अवे कंट्रीब्यूशन। तो 4 लाख इंटू 80, दैट इज 320 लाख। 640 लाख। 10.8 लाख इंटू 80, आई एम गोइंग इन लैक्स क्योंकि मुझे लाख की राउंडिंग करने को बोला है। 864। 12 इंटू 80, 960, 960 एंड 960 रुपीज इन लैख। ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से मैं लेस कर देता हूँ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बारे में भी एक स्टोरी दी है कि वो फर्स्ट 2 इयर्स में अलग रहेगी, थर्ड से बदल जाएगी। तो जो फिक्स कॉस्ट है वो 240 रहेगी फर्स्ट ईयर में, ये इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। 240 लाख रहेगी, 360 रहेगी, और उसके बाद 480 लाख पर एनम हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट में लिख देता हूँ 240, 360 और फिर 480। 240, 360, और उसके बाद हो रही है ये 480 लैक्स की, ठीक है ना। तो 480 लैक्स पर ईयर मैं इधर सबट्रैक्ट कर दूंगा। ये मेरी फिक्स कॉस्ट हुई, बट ये अदर देन डेप्रीसिएशन है, मुझे यहाँ पर डेप्रीसिएशन भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन मैंने ऊपर निकाला हुआ है यहाँ पे हर सालों का, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे हर साल के डेप्रीसिएशन भी हो गए, ये डेप्रीसिएशन भी सबट्रैक्ट कर दूंगा। और कोई खर्चा जो मुझे सबट्रैक्ट करना हो टैक्स से पहले, उसको मैं यहाँ एक बार एक्सप्लोर कर लूँ। तो और कोई खर्चा क्वेश्चन के अंदर जो टैक्स से पहले सबट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ रही हो, एनी अदर एक्सपेंडिचर बिफोर टैक्स, कोई और एक्सपेंडिचर जो टैक्स से पहले लेना हो, एनुअल एक्सपेंडिचर,
तो और कोई भी नहीं है, डिप्रिसिएशन था, कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह ऐसा खर्चा दिया हुआ नहीं है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकता हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा, उसके बाद मैं टैक्स सबट्रैक्ट कर दूंगा, डिप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा, तो कैश फ्लोज बन जाएंगे। 320 माइनस 240 माइनस 200, फर्स्ट ईयर में मुझे एक्चुअली 120 लाख का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। अब तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा आ रहा है 120 का, 120 का नेगेटिव। अब देखिए, क्योंकि ये एक रनिंग बिजनेस है, तो ये पहले से कहीं काम कर रहा होगा। ऑल्दो यहाँ पर लॉस आया है, बट किसी दूसरे सोर्स से इनकम आ रही होगी। अब ये लॉस वहां से आने वाली टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए काम में ले लिया जाएगा। यानी 120 के लॉस की वजह से मुझे एक्चुअली टैक्स की शील्ड मिल जाएगी, तो इस पे 60% का टैक्स मेरा बच जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मैं इस बिजनेस से कंसीडर करूंगा वो -60 करूंगा। आप समझिएगा मैंने क्या किया यहाँ पे। 120 का क्योंकि यहाँ लॉस हुआ, ये रनिंग बिजनेस है, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता था अगले साल, बट क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है, जो फर्स्ट लाइन है, an existing company, it means this is an existing company, this must be doing business elsewhere and making profit from that particular segment of its business, Tektronix Limited, right? तो वहां से होने वाली इनकम में से मैं ये लॉस जो है इस पर्टिकुलर बिजनेस का 120 लाख का सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो 120 लाख पर 50% का टैक्स बच जाएगा, तो 60 लाख की टैक्स सेविंग हो गई, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 60, राइट। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसमें प्लस कर दूंगा डेप्रीसिएशन, जो कि है 200 का, तो मेरे को एनुअल कैश फ्लो मिल जाएगा जो कि है 140 का। सेकेंड ईयर में देखते हैं क्या हो रहा है, लॉस आ रहा है कि क्या आ रहा है। 640 माइनस 360 माइनस 133, इधर आ रहा है 147, इस पर 50% का टैक्स लग जाएगा, तो 73.5 आ जाएगा। इसमें प्लस हो जाएगा फिर से डेप्रीसिएशन 133 का, प्लस 133, तो आ जाएगा 206.5। आई एम टेकिंग इट एज 206 ओनली, राउंडिंग कर रहा हूँ मैं लैक्स में। 864 माइनस 480 माइनस 89, 295 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका आधा हो जाएगा 147.50। इसमें 89 का डेप्रीसिएशन फिर से प्लस कर दूंगा, तो 236.5, 0.5 दो राउंड किए, तो इसको 237 कर रहा हूँ। 960 माइनस 480 माइनस 59, तो 421 आया। इसका आधा कर देते हैं टैक्स देने के बाद, 210.5 बचेगा। 59 का डेप्रीसिएशन इसमें प्लस कर देता हूं, तो कैश फ्लो बन के आ जाएगा 269.5 आ रहा है। आगे 0.5 आ रहा होगा तो उसको +1 कर दूंगा, या -1 किया मैंने। 960 माइनस 480 माइनस 40, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 440, आफ्टर टैक्स वुड बी 220, इसमें 40 प्लस कर दूंगा, 260 हो जाएगा। 960 माइनस 480 माइनस 26, तो 454 का आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिवाइडेड बाय 227 का आया आफ्टर टैक्स, और इसमें 26 रुपीज का डेप्रीसिएशन जोड़ दूंगा, तो 253 मेरे लास्ट ईयर का एनुअल कैश इनफ्लो आ गया। अब मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग रेट जो दे रखी है वो दे रखी है 15% की। तो चलिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेता हूँ। आपके सामने कैश फ्लोज है, जो भी कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे वो मैं बोल रहा हूँ। 140 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू m प्लस 206 दो बार इक्वल टू m प्लस 237 तीन बार इक्वल टू m प्लस 269 फोर टाइम्स इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 m प्लस 260 पांच बार इक्वल टू 1 2 3 4 5 m प्लस 253 सिक्स टाइम्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 m plus memory recall. Present value of cash, annual cash inflows is 825.78, 826.
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लोज जो ऊपर आई थी वो आई थी 683 रुपीज की, वो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -683। हमारी जो एनपीवी आ रही है वो आ रही है 143 रुपीज की। नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 143 लैक्स पॉजिटिव आ रही है, तो आप ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, select the investment opportunity। तो हमें ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कर लेनी चाहिए क्योंकि एनपीवी काफी अच्छी पॉजिटिव आ रही है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने टर्मिनल कैश फ्लो पे कैपिटल गेन टैक्स का कंसिडरेशन किया, अलग अलग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कैश फ्लोज निकाले, लॉस आया तो टैक्स शील्ड लेकर मैंने लॉस को एक्चुअली लॉस से कैश फ्लो को मॉडिफाई किया। बेसिकली मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से टैक्स शील्ड रिड्यूस करके मैंने उस लॉसेस को कम कर दिया थोड़ा। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के स्कैटर्ड थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा थर्ड ईयर में हो रहा था। टर्मिनल कैश फ्लोज के अंदर जो है कैपिटल, टर्मिनल कैश फ्लोज के अंदर जो वर्किंग कैपिटल है उसका पूरा रियलाइजेशन हो रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट कुछ टुकड़ों में हो रहा था। नॉन एनुअल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू अलग से निकाली, एनुअल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू अलग से निकाली, फिर लास्ट में इसको नेट करके हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर से करिएगा। दिस कैन बी considered as a benchmark question, a standard question, a level of question that can be asked in your examination. It incorporated many adjustments और काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगली क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे कुछ दोस्तों इसी से रिलेटेड, कैपिटल बजटिंग से ही मॉड्यूल के काफी क्वेश्चंस हमें करने हैं। आप तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो।